हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हमने अपना पैरामेट्रिक टेस्ट की बात की थी, जिसमें हमने Z देखा, T देखा एंड F देखा। आज की क्लास का जो पूरा एजेंडा है, दैट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास बस एक ही टेस्ट एग्जाम पर्पज से लगा है, जिसके वो क्वेश्चन पूछता है, उसे क्या बोलते हैं हम? काई स्क्वायर टेस्ट। लिखते क्या? चाय। एक गरम चाय की प्याली हो, ऐसे भी बारिश का मौसम चल रहा है बाहर। तो काय स्क्वायर टेस्ट किसने दिया था? ये कार्ल पियर्सन भाई ने दिया था हमारे, फॉर दी एमसीक्यू पार्ट। तो कार्ल पियर्सन ने ये आपको टेस्ट दिया था 1900 के अराउंड। एग्जैक्ट ईयर डिफाइन नहीं है, बस इतना पता है इट वाज गिवन इन 1900। सो द थिंग इज, ये लगता है किस पे? जब हमें करनी है क्या? वन पॉपुलेशन वेरिएंस टेस्टिंग। वन पॉपुलेशन वेरिएंस टेस्टिंग, तब हम यूज करते हैं काय स्क्वायर टेस्ट। एजेंडा पता चल गया जी। काय स्क्वायर टेस्ट कब लगता है? जब सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस बोले तो आपका जो एसजी होता है उसका स्क्वायर, और एक ही ग्रुप है। अगर दो ग्रुप होते हैं तो वी विल अप्लाई द एफ टेस्ट या एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल ग्रुप चल रहा है तो वी विल अप्लाई द काय स्क्वायर टेस्ट। पहली बात। दूसरी बात, इसकी जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कैसा इसका चित्र बनता है। चाहे आपका एफ टेस्ट हो, चाहे आपका काय स्क्वायर हो, दोनों का एक जैसा ही डायग्राम है, लाइक asymmetrical distribution. This is your chi-square alpha, और इसके आगे का सारा shaded portion is the rejection part. ये सारा क्या दिखाता है? This is your rejection area. आर ए लिख देता हूं मैं रिजेक्शन एरिया को। अगर आपकी काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी तो हम क्या कहेंगे? रिजेक्ट दी एच नॉट। और अगर यहाँ लाई करेगी ब्लैंक एरिया में तो क्या कहेंगे? डू नॉट रिजेक्ट दी एच नॉट। क्लियर जी? और उसी के साथ साथ आप इसे क्या बोल सकते हो? इसका जो मीन होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मीन क्या होता है? वी। वी को क्या बोलते हैं? डीओएफ। काय स्क्वायर में डीओएफ क्या बनती है? एन माइनस वन। स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर द सैंपल साइज। दूसरी बात, अगर वो यहाँ पे मेरे से वेरिएंस पूछे, बताओ वेरिएंस ऑफ काय स्क्वायर क्या होगा? इट इज ट्वाइस ऑफ वी। तो ट्वाइस ऑफ वी विल बी माय वेरिएंस। थर्ड थिंग, अगर वो मेरे से मॉड पूछे, what will be the mod in the chi-square part? It is v minus 2। और अगर मेरे से वो skewness के ऊपर कमेंट पूछे तो क्या होगा? It is twice upon v रूट में। ये इसका फॉर्मूला है। ये चार पार्ट एमसीक्यू पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पेपर में आपसे ये पूछ सकता है विद रिस्पेक्ट टू काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं मीडियन। मीडियन नहीं दिया जी, मीडियन होता तो मैं लिख देता। जो जो बातें थी वो यहाँ पे कार्ल पियर्सन बता के गया था, मैंने जस्ट उसकी बात को एज इट इज आपके साथ शेयर कर दिया। मीन बोलो, वेरिएंस पूछेगा, मॉड पूछेगा या स्क्यूनेस पूछेगा, तो ये बात का ख्याल रखना, कई बार दिक्कत हो जाती है पेपर में, इसलिए। सो और उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो क्या? पांचवी प्रॉपर्टी, इट इज यूनी मॉडल। यूनी मॉडल बोले तो सिंगल पीक है। बाई मॉडल कब बनता है? जब दो बार पीक आ रही होती। मल्टी मॉडल जब दो से ज्यादा, जैसे आपके वो ट्रेड साइकिल्स होते हैं। सो ये एक ही बार अपना मैक्सिमम वैल्यू टच कर रहा है तो इट इज यूनी मॉडल। पूरे डेटा में सिंगल पीक है। और इसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है? वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई। नॉन नेगेटिव है क्योंकि भैया वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता जिंदगी में। सो नॉन नेगेटिव ये है। और उसी के साथ साथ किस पे अप्लाई होता है? स्मॉल सैंपल पे। अप्लाई ओनली टू द स्मॉल सैंपल। स्मॉल सैंपल बोले तो आपका n30 से कम होना चाहिए। और अगर n30 से बड़ा होगा तो ये क्या फॉलो करेगा? द काय स्क्वायर विल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और आई कैन से इट विल फॉलो द z टेस्ट। तो सैंपल साइज अगर 30 से ज्यादा होता है तो देन वो किस में कन्वर्ज हो जाएगा? z टेस्ट में। एक बात और, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था और एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। याद है कल की क्लास में हम ये लिख रहे थे, एफ कैल क्या होता है? इट इज टी स्क्वायर। भाई टी का स्क्वायर कर दो, एफ कैल मिलता है। सिमिलरली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन काय स्क्वायर एंड जेड टेस्ट। जेड स्क्वायर कैल विल बी इक्वल टू काय स्क्वायर कैल। एंट्रेंस लेवल पे, डीईपीआर लेवल पे, यूजीसी नेट लेवल पे,
और एक पेपर होता है दिल्ली के सरकारी स्कूल में, अगर किसी को टीचर बनना है, DSSS पेपर में इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा इकोट्रिक स्ट्रॉन्ग जोन है, तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है इंटरव्यू में। सो ये है जी सारी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया अब इसमें। सर हाँ जी, लास्ट वाला पॉइंट ये बोला, जेड स्क्वायर क्या कह रहे हो ना, हम बोलते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। सेम बात मैं काय स्क्वायर पे बोलता हूँ क्या, व्हेन योर सैंपल साइज इज मोर देन 30 काय स्क्वायर विल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमारे पास यहाँ पे एक ही टेस्ट है, दैट इज जेड। तो एक मेरे पास यहाँ पे रिलेशन आ गया। आप काय स्क्वायर क्या जब निकालते हो, जो भी उसका आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर के बराबर। जेड टेस्ट में आप जेड वैल्यू कैसे निकालते थे, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन, यही करते थे जी। तो जो आपका जेड का आंसर आया, मान लो जेड आ रहा है 2, तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा तो 4 विल बी इक्वल टू काय स्क्वायर क्या। नाउ क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये n-1 क्या है? n-1 क्या है, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके सर। v का मतलब DOF, और मीन जो होता है काय स्क्वायर में वो किसके बराबर होता है, DOF के बराबर, दैट इज n-1। अगर आपका सैंपल साइज 20 है, कहेगा let us say there is a chi-square, the data is following the chi-square distribution with a sample size of 20, what will be the mean of such distribution? तो 19 मीन हो गया। वेरिएंस क्या होगा, 19 इंटू 2 38, मोड क्या होगा 19 माइनस 2 17, 17 पे 71, स्क्यूनेस क्या होगा 2/17 का रूट। ऐसी सेम इस पे पूछ सकता है, आपको एक डेटा देगा, कहेगा सैंपल मीन इतना है, पॉपुलेशन एस डी इतना है, पॉपुलेशन मीन इतना है, सैंपल साइज इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द काय स्क्वायर। सो आप पहले जेड निकालना, जेड आप निकाल सकते हो, जो जेड क्या लाएगा उसका स्क्वायर कर दो, आपको काय स्क्वायर क्या पता चल गया। आसान जी। यशिका जी आप कुछ पूछ रहे थे, आपका माइक बीच में ऑन हुआ था। यस सर। सर वो मीन वाली बात ही पूछनी थी, होगी क्लियर। चलो ओके, बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर चित्र सबने बना लिया हो और ये पॉइंटर्स अगर लिख लिए हो, तो टोटल कितने बने, 9 पॉइंटर बने, इक्का दुक्का तिक्का चुक्का 6 7 8 9। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ अगर हम जी, जेड कैल का स्क्वायर करेंगे और वो काई स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो हमें कभी काई स्क्वायर हाँ। निकालने की जरूरत ही नहीं, जेड से हम निकाल के उसको काई में पुट कर सकते हैं। मतलब रेलेवेंस क्या है फिर काई स्क्वायर का? रेलेवेंस क्या है, जब 3 अलग अलग टाइप के अभी हमने क्वेश्चन करने वहां होल्ड नहीं करेगा। अभी दिखाते हैं अच्छा सर, आपको, मतलब 3 हर जगह अलग होल्ड अलग नहीं टाइप। करेगा ये फिर? वो नहीं, वो तो तब बोला कि जब आपके पास एक ऐसा डेटा सेट हो जहां पे आपको सैंपल मीन भी गिवन है, पॉपुलेशन मीन भी गिवन है, पॉपुलेशन एसडी भी गिवन है, सैंपल साइज आपका 30 से ज्यादा है, और अगर वो बोल देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द काय स्क्वायर, तो आप जेड निकाल के फिर आप काय स्क्वायर बता सकते हो क्या बनेगा। ठीक ओके है। सर। अब यस जो आप सर। कह रहे हो कि फिर इसकी रेलेवेंस क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे पूरे काय स्क्वायर पार्ट में सिर्फ 3 टाइपोलॉजी के क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है नहीं। आप सारी किताबें उठा दो, या एस पी गुप्ता के अभी हमने सवाल करने हैं, तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं काय स्क्वायर के 3 टाइपोलॉजी है। अब हमारा वही है, एक एक करके हम हर ब्रांच को उठाएंगे। ज्यादा से ज्यादा डिजिट चेंज हो सकती है बस, उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हो सकता। कोई बोले कि क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं बनेगी, द आंसर इज बिग नो। कैटेगरी एक्सक्यूज 3 मी ही रहने वाली है। हाँ जी। सर, जैसे फिर जो हमारा f इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है इन केस ऑफ सिंपल लीनियर, तो ये z स्क्वायर इज इक्वल टू काई स्क्वायर भी सिंपल लीनियर में होगा, मल्टी में नहीं होगा, कहने का मतलब नहीं, हर जगह होल्ड करता है। z वाला। हाँ, एक फॉर्मूला मेरे को डिराइव करके दिखाना है, तो उसमें वो मल्टीपल का ही पार्ट है, उसमें मैं ये दोनों फॉर्मूले की इक्वेशन यूज करता हूँ। मतलब जो फर्स्ट वाला वो तो तो सिंपल का, और जो सेकंड वाला वो सिंपल का भी हो सकता है, मल्टी का भी हो सकता है, बट डिपेंड ऑन क्वेश्चन।
हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। मल्टीपल में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि जब असाइनमेंट बना के सारे क्वेश्चन कराए थे वहां नहीं मिला था जेड और काय का रिश्ते में। एफ और टी में जरूर मिलते हैं। रीजन बीइंग, उसका कारण क्या है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि जब हम रिग्रेशन इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं वहां पे आप करते हो क्या, या तो ओवरऑल टेस्टिंग, फर्स्ट थिंग ओवरऑल टेस्टिंग हाँ में कौन सा टेस्ट यूज होता है, एफ, या फिर आप करते हो F, पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट टेस्टिंग, हाँ इंडिविजुअल टेस्टिंग, और इंडिविजुअल टेस्टिंग में टी यूज होता है, इसलिए ना तो जेड आता है ना तो काय आता है। अच्छा ठीक, shall I erase this part? ये सर। ओके जी। अब पहले एक जरा फ्लो चार्ट बना लेना छोटा सा कि अपना कितने कैटेगरी के क्वेश्चंस है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स में आपने सिर्फ एक ही कैटेगरी पढ़ी थी, बस 2 कैटेगरी आपने नहीं पढ़ी। कितने फिर क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने आपको क्या कहा, जितने टाइपोलॉजी ऑफ काय स्क्वायर के क्वेश्चन बनते हैं मेरे को वो सारे करने हैं, और वो है 3। पहला क्वेश्चन की टाइप, या तो वो डाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, या तो वो आपसे कोई इकोनॉमिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड, जो काय स्क्वायर टेस्ट लगने का एजेंडा होता है, क्या होता है, सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस टेस्टिंग, या तो वो कहेगा इस डेटा की वेरिएंस टेस्टिंग कर दो जी, सिग्मा स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एप्लीकेशन। डाई वाला तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको डेटा देता है और उससे टेबल की हेल्प से हमें काम करना है इजी, बट थोड़े से स्टेप्स आ जाते हैं। एंड वन थिंग दैट इज वी हैव टू कमेंट, चाहे ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, तीनों में एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट कि क्या मतलब होता है बताऊंगा, थोड़ा शांति और संयम। अब हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन उठा सकते हैं जी। पहले डाइस पे, फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन लगा है, इसके 2-3 टाइपोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और एक इसका क्वेश्चन है, और इसी में आपका फिर आता है साथ ही साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ नहीं बनता सी आई, यहाँ नहीं बनता सी आई। सी आई की बात सिर्फ इस वाले सिनेरियो में होती है। ये अलग नेचर का सवाल, ये अलग नेचर का सवाल, ये भी अलग नेचर का सवाल, पर तीनों में कौन सा लगता है टेस्ट, काय स्क्वायर। नाउ वेयर इज माय बुक? सर आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात बोली एक बार वो रिपीट कर दो। कॉन्फिडेंस इंटरवल बात ये बोली थी कि जो सीआई का जो बात है वो आपकी सिर्फ इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे होल्ड करती है, ना तो यहाँ ना तो यहाँ, दोनों में से कहीं नहीं होल्ड करेगी। सो नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं और तीनों के सवाल करते हैं एक एक करके। फर्स्ट थिंग इज डाइस वाला। कहता है एक वेला बंदा है, बेरोजगार आदमी है मेरे जैसा। सो वो क्या कर रहा है, कहता है एक डाइस उठाता है, उसको 1200 बारी फेंक रहा है, ये और नोट कर रहा है साथ साथ क्या क्या डिजिट आ रही है। सो क्वेश्चन क्या है जी, कहता है अ डाई इज रोल्ड 1200 times. We are giving you the following outcomes of dice. Check that whether die is biased. Check that whether die is biased. क्या दे रहे हैं, कहता है डाई में 1 से लेके 6 तक नंबर आते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट ये पेपर वाला आपको दे रहा है, काले इंक का मतलब है एग्जामिनर ने दे रखी है। एंड द फ्रीक्वेंसी, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। एक आ रहा है 195 टाइम्स, 2 आ रहा है 289 टाइम्स, थर्ड नंबर आ रहा है 202 बारी, चौथा नंबर आ रहा है 242 बारी, चौथे का चौथा हुआ, पांचवा नंबर आ रहा है 163 बारी, छठा नंबर आ रहा है 109 बारी। अब आप ये मत देखने लग जाना कौन सा कितनी ज्यादा बारी आ रहा है, कौन सा कितनी कम बारी आ रहा है, और इन सबका टोटल 1200 बनेगा। जैसे वो शोले मूवी आई थी ना, हेड उछालो टेल उछालो एक ही आएगा, बाइजनेस। ऐसी सेम हमें यहाँ पे चेक करनी है। सो नाउ द थिंग इज, इसकी हाइपोथेसिस कैसे सेटअप होगी, सिंपल सी हाइपोथेसिस लगेगी। एच नॉट क्या बनेगा, सबसे पहला स्टेप ही यही होता है हाइपोथेसिस सेटअप करना फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट। डाई इज अनबाइज्ड,
ऑल्टरनेट क्या बनेगा, डाई इज बाइस्ड। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जब भी मेरे को ये वैल्यूज देता है एफ की, इसे बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, इसे बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। अब बात आती है काय स्क्वायर कैल का फॉर्मूला क्या बनता है। काय स्क्वायर कैल will be equal to summation of observed minus expected का whole square upon expected। ऑब्जर्व वैल्यूज आपके पास है, वैल्यूज बोलो आउटकम बोलो बात एक ही है। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है या एक्सपेक्टेड आउटकम निकालनी है। कैसे आएगी, डाइस के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ कितनी बार फेंका, 1200 बारी। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम कितनी हो सकती है, 6 ही हो सकती है, तो कितना हो गया 200। दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज 200। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं एक कॉलम जिसमें ई लिख रहे हैं और वो कितनी बार आ रहा है, 200 200 200 200 200 200। आसान जी। अब फॉर्मूला आपके पास पड़ा है, सारे के सारे यहाँ पे समझदार प्राणी हैं भाई। ऑब्जर्व आपके पास है, एक्सपेक्टेड आपके पास है, एक कॉलम बनाओ जिसमें ओ माइनस ई करो, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएगी कुछ पॉजिटिव आएगी, उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग करने के बाद साथ साथ ही उसे ई से डिवाइड कर दो, साथ साथ ही उसे ई से डिवाइड भी कर दो, और उसका जो नेट टोटल होगा ये वाला, दैट विल बी योर काय स्क्वायर कैल। खत्म सवाल, फ्री फंड के नंबर। ये काली वाली वैल्यूज आपको दे रहा है, ई आप निकाल सकते हो, खुद बोलेगा सवाल 1200 की जगह कर देगा 1000 टाइम, 3000 टाइम, 5000, जितनी मर्जी करे, बटे में 6 कर देना। एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यूज आपके पास आ गई, उसको माइनस कर दो, स्क्वायरिंग कर दो और साथ ही साथ ई से डिवाइड करते रहो, और जो उनका नेट टोटल होगा वो आपका बन जाएगा काय स्क्वायर कैलकुलेटेड। आसान सवाल। देन उसके बाद सवाल आता है इसकी सीवी। काय स्क्वायर की सीवी कैसे निकलती है इस केस में, इट विल बी काय स्क्वायर अल्फा कॉमा डी ओ एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1। अल्फा, जब भी अल्फा ना दे तो लेट इट बी 5%, तो 5% आप लेके इसे डी ओ एफ पे चेक कर लो। डी ओ एफ कितनी बनेगी, डाइस वाले क्वेश्चन में फिक्स ही रहने वाली है क्योंकि मैक्सिमम नंबर होता है 6, 6 में से एक जाएगा 5, तो आप इसकी सीवी चेक कर लो जी कितनी आ रही है, उसको फिर यहाँ पे चित्र पे बना दो लाइक दिस। ये आपकी सीवी, इसके आगे का सारा शेडेड पोर्शन, और आपकी ये जो सीवी है ये यहाँ आ जाएगी। और कैलकुलेटेड अगर इससे बड़ा नंबर होगा तो हम क्या कहेंगे, काय स्क्वायर कैल अगर सीवी से बड़ा आता है वी से रिजेक्ट दी एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का मतलब क्या होता है, डाइस कैसा है, बाइस्ड। और अगर डू नॉट रिजेक्ट आएगा तो डाइस कैसा है, अनबाइस्ड। आसान सवाल, कैलकुलेशन हो जाएगी। फाइनल कैलकुलेशन तो मैंने भी नहीं की थी, क्या है सर एक बार इसका काय स्क्वायर कैल का फॉर्मूला बताना आपने कैसे लिखा है। समेशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन ई, लाइक दिस। आपके पास एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे ओ माइनस ई कर दो पहले, फिर उसको होल स्क्वायर कर दो और साथ ही साथ ई से डिवाइड कर दो। इन सब का जो टोटल आएगा, मान लो ये 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 5 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 आ रहा है, इन सब का जो टोटल आएगा दैट विल बी योर काय स्क्वायर कैल। 15 20 25 30 35, तो 35 हो गया काय स्क्वायर कैल। सीवी आपके पास टेबल है काय स्क्वायर कैल की, उसकी सीवी पे जाओ काय स्क्वायर कैल की, वहां पे चेक करो काय की टेबल में 0.05 पे 5 पे कितनी वैल्यू आती है, देन यू कैन कंपेयर बोथ, और कंपैरिजन से पता चल जाएगा रिजेक्ट है या डू नॉट रिजेक्ट है। आसान जी।
हाँ जी, आगे देख सकते हैं 90.15 आ रही है। वेल यार फाइनल तो मैंने भी नहीं सॉल्व किया मैडम, क्या है, क्योंकि आगे खेला सारा कैलकुलेशन का। नाउ द वन थिंग जो इस क्वेश्चन में हमसे और पूछ सकता है वो क्या कहेगा, कमेंट ऑन गुडनेस ऑफ फिट, कमेंट ऑन गुडनेस ऑफ फिट। कहते कैसे करेंगे ये कमेंट ऑन गुडनेस ऑफ फिट? देखो, whenever you say your chi-square calculated is more than chi-square CV, आप क्या बोलने वाले हो? Instead of using the reject h naught, you will say fit is not good. Fit is not good. कहते गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछा, इंटरव्यू में यही पूछता है वो, कहता है गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या है chi-square के कैल के कॉन्टेक्स्ट में? गुडनेस ऑफ फिट ये बताता है कि आपकी ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज आई ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना क्लोजली मैच करती है। गुडनेस ऑफ इट क्या बताता है? जो आपकी ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना क्लोजली लिंक बना के रखती है। आर दे क्लोजली रिलेटेड विद द ऑब्जर्व वैल्यूज और नॉट? ये चेक करने में गुडनेस ऑफ इट हमें हेल्प करता है। हमारा एच नॉट क्या था? डाइस इज अनबाइस, और अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब डाइस में क्या लगी है? बाइसनेस। बाइसनेस लगी है तो मतलब वो बेकार चीज है, फिट इज नॉट गुड। आसान बात, याद रहेगी। सर एक बार दोबारा बता दीजिए गुडनेस ऑफ इट। गुडनेस ऑफ इट में मैंने ये कहा कि आपकी ये जो Yes, sir. गिवन डेटा है दैट इज द ऑब्जर्व वैल्यूज, आपने एक्सपेक्टेड निकाला, इन दोनों का कितना क्लोजली लिंक है, कितना क्लोजली इन दोनों का रिलेशनशिप है, वो बताने में हमें हेल्प करता है गुडनेस ऑफ फिट। वो कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पे आता chi स्क्वायर कैल CV से कम है तो मतलब डाइस क्या है? अनबाइस्ड है। अनबाइस्डनेस का मतलब क्या हुआ? हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी लगभग सेम ही होगी, तो फिट इज गुड कि उसमें कुछ भी मिलावटी सामान नहीं बन रहा। बट अगर आपका ये रिजेक्ट हो रहा है, एच नॉट ही रिजेक्ट हो गई, मतलब बायसनेस आ गई, मैनिपुलेशन हो रखी है, या तो इन्फ्लेट कर रखा है या तो डिफ्लेट कर रखा है या चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया है, तो दैट इज फिट इज नॉट गुड। हाँ जी मैडम, क्लियर? सर इस वाले क्वेश्चन में फिट इज गुड। नहीं, बड़ा मैं मेरे को नहीं पता इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मैंने तो आपको दोनों सिनेरियो बता दिए। अगर chi स्क्वायर कैल बड़ा होगा CV से तो रिजेक्ट है, रिजेक्ट का मतलब फिट इज नॉट गुड। यहाँ पे किसी ने इसका आंसर बोला था 90.15। अब इतना मैं श्योर हूँ, क्या chi स्क्वायर की CV जिंदगी में कभी भी 90 नहीं पहुंचेगी। chi स्क्वायर की CV कभी भी जिंदगी में 90 नहीं पहुंचेगी। ऑल्दो मैंने चेक नहीं किया chi स्क्वायर की टेबल में क्या है, बट जहां तक मेरे को पता है वो 90 नहीं जाने वाली, तो इसलिए chi स्क्वायर कैल बढ़ा रहा है CV से, तो रिजेक्ट दी H नॉट, रिजेक्ट H नॉट implies dice is biased, hence fit is not good। इलेवन 11.07 है, हाँ तो फिर तो लो मैडम ने सॉल्व भी कर दिया, थैंक यू सो मच। दिस इज 90.17, दिस इज 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 तो छोटा होता है 90 से, hence fit is not good। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और बन सकता है, वो क्या? एक बात का ख्याल रखना, बिकॉज यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जर्व वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सो इसका फॉर्मूला ही क्या है chi स्क्वायर कैल का? समेशन O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन में E। अगर आपकी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम हो जाती है देन chi स्क्वायर कैल विल बिकम जीरो, देन chi स्क्वायर कैल विल बिकम जीरो। तो ये 195, ये भी 195, और ऐसा समीशन करने पे अगर मेरा रिजल्ट ये सेम मैच कर जाता है तो वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करके जो क्वेश्चन आते हैं MCQ फॉर्मेट में, वहां पे बोला है, कहता है इफ स्टेटमेंट 1 ऑब्जर्व वैल्यूज आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सेकंड स्टेटमेंट कैन chi स्क्वायर कैल बी जीरो, असर्शन रीजनिंग फॉर्म में या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की फॉर्म में, तो ऐसे वो आपसे सवाल पूछ सकता है। रिटन एग्जाम में ऐसे हमें पूछता, बस MCQ फॉर्मेट में आपसे पूछ सकते हैं। सो ये तो हो गया मेरा पहली टाइप का क्वेश्चन। किसी और के मन में इस टाइपोलॉजी रिलेटेड कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हो।
हाँ सर जी। अगर हमारा काई स्क्वायर 0 आता है हाँ, तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जो काई स्क्वायर 0 आ रहा है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? काय स्क्वायर अगर आपका 0 आ रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा, डू नॉट रिजेक्ट होगा। डू नॉट रिजेक्ट होगा दैट मीन्स जो भी आपकी नल हाइपोथेसिस होगी वो सही होगी, बिकॉज ऑब्जर्व वैल्यूज और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है डेटा सेट की वो दोनों सेम आ रही है। सो आपका काय स्क्वायर ओके सर। कैल ये रहा, दिस इज 0। अब सीवी जो मर्जी हाँ हो वो जी। 0 से तो बड़ी होने वाली है, सो वो हाँ क्या जी। दिखाएगा, डू नॉट रिजेक्ट दी एच नॉट। तो अगर हमारी सिर्फ 0 ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड इक्वल आएगी तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना हाँ जी कि बिल्कुल, ठीक डू है। नॉट। बट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्या होता है, आपको स्टेप्स शो करने पड़ते हैं कि हम्म। है दिस इज द काय स्क्वायर कैल, फिर सीवी चेक करनी है, फिर दिखाना है। ओरली करना चाहो तो वो तो पता ही है कि है क्या। हाँ जी आगे बढ़ सकते हैं, परमिशन है जी। हटा दूं इसे, अब तो कोई नहीं रहेगा ना जिसके मन में सवाल हो या दुख हो परेशानी हो। हाँ जी अनु जी, आपको कोई डाउट? नहीं सर, होगा सर। ओके याशिका जी, आपको कोई डाउट? सान्या जी आपको कोई डाउट? वैष्णवी आपको कोई डाउट? क्लियर। कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 क्या थी, इकोनॉमिक एप्लीकेशन। आइए जी जरा इसके रूप रंग देखते हैं क्या है इसके। यार ये बड़ा गंदा सवाल बनता है इसका, गंदा एज एन इंग्लिश बहुत लंबी लिखी होती है। सो एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है 1000 बच्चे हैं कॉलेज लेवल पे, हमने उन्हें बांटा विद रिस्पेक्ट टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली एंड देयर आईक्यू लेवल। कह रहा है चेक दैट इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक कंडीशन एंड आईक्यू लेवल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में 1000 बच्चों का डेटा उठाया, उसको हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर फैमिली और दूसरा आईक्यू लेवल। क्या किसी का आईक्यू का रिश्ता उसके अमीर और गरीबी पे डिपेंड करता है? सो चेक करके देखना है, इसलिए मैंने इसकी कैटेगरी क्या लिखी थी, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको टेबल गिवन है एक, कहता है जी इकोनॉमिक कंडीशन एंड द आईक्यू। या तो हाई आईक्यू है या तो लो आईक्यू है, एक हो जाएगा हमारा कॉलम टोटल। या तो इकोनॉमिक कंडीशन में रिच बंदा है या तो गरीब बंदा है। मिडिल क्लास का कहता कोई सीन नहीं है भाई, दो ही सीन है हमारे पास यहाँ पे, या तो अमीर है या तो गरीब है, या तो हाई है या तो लो है। कहते मॉडरेट वाले, मॉडरेट वालों की दुनिया में कोई जगह नहीं होती, या तो आप आर या तो पार। 460, 140, 240, 160। भाई इसका टोटल कर दो 700 बनता है, इसका टोटल कर दो 300 बनता है, ये कितना आएगा 1000 आएगा। सो बाय डिफॉल्ट है इन दोनों का टोटल का ऐड करके भी 1000 आना चाहिए, तभी ये टेबल की वैल्यू सही होगी। 600 और 400। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। दो चीजें उसने पूछी, पहली बात इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल, दूसरी बात कहता है कमेंट ऑन गुडनेस ऑफ फिट। ये बात आप जानते हैं गुडनेस ऑफ फिट कैसे बताते हैं, if chi square cal is more than chi square cv the fit is not good। मतलब हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होती है तो फिट इज नॉट गुड। ये आप नोट कर लो क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, जब भी डेटा गिवन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्जर्व वैल्यू। सेम फॉर्मूला रेप्लिकेट होगा यहाँ पे, chi स्क्वायर कैल विल बी इक्वल टू समेशन o माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ये क्वेश्चन नोट हो गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं, परमिशन है जी।
Shall I erase? अब ये वैल्यूज मेरे काम की है, मैं ऊपर वाली चीजें हटा रहा हूँ। फॉर्मूला आपको पता है काय स्क्वायर क्या का होगा क्या, बस 2 मिनट के लिए पहले मेरे को समझाने देना, फिर उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो जरूर पूछ लेना। ऑब्जर्व वैल्यूज हमारे पास है, हमें क्या करना है, हमें हर एक सेल की ना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, बिकॉज फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। भैया ऑब्जर्व तो क्वेश्चन वाले ने दे दी, एक्सपेक्टेड दी नहीं, एक्सपेक्टेड हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको मैं नाम दे दूं कोई, लेट अस सपोज E1, इसको नाम दे दूं E2, इसको नाम दे दूं E3, इसको नाम दे दूं E4। किसी के मन में सवाल आ रहा हो E क्यों लिखा, अरे आप A लिखना चाहो A भी लिख लो, B लिखना चाहो B, कुछ भी लिख सकते हो। E इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड स्टैंड करता है E के लिए, बस ये कारण है और कोई कारण नहीं है। अब E1 कैसे आएगा, बड़ा सिंपल सा रास्ता है एक्सपेक्टेड निकालने का। हर एक एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए सेम फॉर्मूला रेप्लिकेट होगा। आप क्या देखो, रो का टोटल into column total upon total number of elements in data set, total number of elements in data set। रो टोटल कितना है, ये भैया रो होती है, ये भैया कॉलम होता है। अगर मैं E1 की बात करूं, रो टोटल कितना है 600, कॉलम टोटल कितना है 700, टोटल एलिमेंट कितने हैं, ये रहे टोटल एलिमेंट 1000। और क्वेश्चन ने ऊपर बोला था ना देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, तो आप इसको सॉल्व कर दो जी, जो आपका आएगा वो E1 वैल्यू आ गई। ऐसी से मैं E2 निकाल सकता हूँ, E2 ये बैठा, रो टोटल कितना बनता है 400, कॉलम टोटल कितना बनता है भैया 700, कितने से बटे में 1000 से डिवाइड। E3 क्या होगा जी, E3 आ जाओ, ये रहा, रो टोटल कितना 600, कॉलम टोटल कितना, ये वाले कॉलम का देख रहे हैं हम, दैट इज 300, बटे में कितना 1000। E4 क्या होगा जी, रो टोटल 400, कॉलम टोटल 300, तो 400 इंटू में 300 बटे में 1000, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएगी। फिर हम क्या काम करेंगे, जैसे डाइस में लिखा था ना वैसे ही O एंड E। ऑब्जर्व कितना है वो तो गिवन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, यहीं पे गलती होती है। देखो जी मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूँ, और आपने बाय डिफॉल्ट है मोर और लेस एक आधा बंदा ऐसी गलती जरूर करता है बताने के बावजूद भी। ये 460 लिखा, 240 लिखा, 140 लिखा एंड 160 लिखा, चार ही थे ना ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। गलती सुनना जी, आप लोगों की गलती क्या होगी, आप लोग क्या करते हो रैंडमली एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख दोगे। अरे डाइस का क्वेश्चन होना है जो सब पे कांस्टेंट मारेंगे 200 200 200, तो यहाँ पे क्या है E1 की कितनी आएगी, जो E1 की वैल्यू आएगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जाएगी, जो E2 की वैल्यू आएगी वो 240 के कॉरस्पॉन्डिंग जाएगी, 140 E3 ये वाली जो वैल्यू आएगी ये 140 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखी जाएगी, और 160 ये रहा E4, जो E4 की वैल्यू आएगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखूंगा, फिर वही काम करूंगा E माइनस E का होल स्क्वायर, साथ ही साथ डिवाइड भी करते रहो E से, इसका जो टोटल बनेगा दैट विल बी और नथिंग बट इट विल बी द chi स्क्वायर कैलकुलेटेड। सिंपल। हाँ जी, अब बताओ जी, मेरी कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। समाप्त एज इन एक पार्ट समाप्त हुआ, सीवी के ऊपर मेरे को कमेंट करना है आज की डेट में यहाँ पे, बट वो अभी मैं रुका पड़ा हूँ। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है टिल दिस पोर्शन यू कैन आस्क नाउ। एनी डाउट्स? O माइनस E का स्क्वायर अपॉन E करेंगे, इसमें E से डिवाइड करेंगे, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग E होगा। राइट, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्योंकि सबके अलग अलग आने वाले हैं। देयर इज नो गारंटी कि सबका सेम होगा, सेम आ जाता तो वो बात अलग है डेटा के अकॉर्डिंग, बट आएगा नहीं। तो ये कैलकुलेशन का काम है अब सारा आपके लिए। याशिका जी कह रही है 1 मिनट, क्या तेज बोल गया क्या मैं, रेपिटेशन मार देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितनी भी वैल्यूज गिवन थी इस डेटा सेट में दीज आर ऑब्जर्व्ड। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कैसे आता है इसमें, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल डेटा सेट। तो आपने इसको E1 मार्क किया, E1 की रो का टोटल कितना पड़ा है 600, कॉलम का टोटल कितना पड़ा है 700, 600 मल्टीप्लाई बाय 700 अपॉन टोटल एलिमेंट्स कितने पूरे में 1000 डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसेसिंग सब पे लगा रहे हैं, E2 पे, E3 पे, E4 पे। वहां से जो वैल्यूज आएगी आप इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग लिखो, उसको माइनस करो, स्क्वायरिंग करो, E से डिवाइड करो, उन सब का टोटल कर दो समेशन, तो जितना भी समेशन उनका बनेगा वो आपका chi स्क्वायर कैल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? प्लीज कैलकुलेशन अभी मत करना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा है प्लीज अभी मत करो, बिकॉज एक बार मेरे को टाइपोलॉजी समझाने तो सारे क्वेश्चन की, आप आराम से बैठ के खेलते रहना क्वेश्चनों के साथ। हाँ जी हर्षिता जी, कुछ पूछ रहे थे आप? जो यहाँ पे हम लास्ट में करेंगे ई से डिवाइड जो करेंगे तो वो इंडिविजुअल होगा ना, उसके राइट, corresponding ई से हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 100 आ रहा है तो आप इसको 100 से डिवाइड करते हो, ये 200 आएगा तो 200 से, ये 300 आएगा तो 300 से, ये 500 आ जाए गलती से तो 500 से डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद जो भी नेट इनकी वैल्यूज होगी सबका एडिशन, दैट विल बी योर chi square कैलकुलेटेड। कैन आई मूव फर्दर इफ? ठीक है जी मैडम, आपको समझ आ गया याशिका जी? ओके हाँ जी, किसी और के कोई यहाँ पे डाउट है तो बता दो प्लीज। ओके जी, कैलकुलेशन प्लीज मत करो बिकॉज आपको भी पता है यार कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर सकते हो, एंड सेकेंडली मैंने खुद नहीं करी तो आंसर मुझे भी नहीं पता इसका फाइनल क्या बनेगा। कैलकुलेशन सीधा एग्जाम में होती है बस, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है ना, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें कैलकुलेशन में, वो भी क्लास में जब हमें कॉन्सेप्ट समझने इतने। नाउ chi स्क्वायर क्या आपका आ गया, कैसे आ गया? कहते समेशन ऑफ o माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन में e का जो बनेगा दैट विल बी योर chi स्क्वायर क्या। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस chi स्क्वायर cv। chi स्क्वायर cv क्या बनेगी? अभी तक क्या चेपते हुए आ रहे थे, d duf n माइनस वन। आज की डेट में ये नहीं लिखेंगे, आज की डेट में क्या लिखेंगे? chi स्क्वायर अल्फा कॉमा dof, बट dof यहाँ पे चेंज हो गया, इट इज कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई रो माइनस वन। कहते कॉलम क्या मतलब क्या हुआ? पूरे डेटा सेट में कितने कॉलम थे? एक हाई का था एक लो का था, तो टू माइनस वन इज वन। टोटल रो कितनी थी? या तो रिच बंदा है या तो पुअर बंदा है, दो रो लगी पड़ी है, तो 2 माइनस वन इज वन। 1 इंटू वन कितना होता है? 1 होता है। तो DOF कितनी आ गई? 1 आ गई। अल्फा नहीं दिया, जब भी अल्फा ना दे तो क्या लेते हैं? 5% लेते हैं। 5% का मतलब 0.05 होता है, कॉमा 1 पे आप चेक कर दीजिए, आपकी chi स्क्वायर CV आ गई आपके पास। चित्र बना दो इसका छोटा सा, ये chi स्क्वायर CV आपकी ये बैठी, chi स्क्वायर CV के आगे का सारा एरिया रिजेक्शन पोर्शन। अब कंपेयर कर दो, अगर आपका chi स्क्वायर CV से बड़ा होगा सो रिजेक्ट दी H0, रिजेक्ट H0 के साथ साथ आई कैन राइट वन मोर थिंग नाउ, दैट इज फिट इज नॉट गुड। फिट इज नॉट गुड, हाँ जी ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी? आसान। और इसकी हाइपोथेसिस क्या बनेगी? हाइपोथेसिस तो बनाई नहीं हमने, क्वेश्चन खेल गए, कोई नहीं बना देते हैं हाइपोथेसिस। क्या क्वेश्चन बोल रहा था वो? कह रहा था इकोनॉमिक कंडीशन और आईक्यू के बीच में, तो H0 क्या बनता है? देयर इज नो रिलेशनशिप। H1 क्या बनेगा? इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंसेस IQ लेवल। इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंसेस IQ level. There is no relation between economic condition and IQ level, and economic condition influences IQ level. So this is your game. मजा आया गेम खेलने में? आसान? हाँ जी वैष्णवी जी, कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत? सर इसकी हाइपोथेसिस कैसे सेट हो रहे हैं? हाइपोथेसिस थी जैसे हम नॉर्मल बनाते थे, H0 क्या बोलते थे? देयर इज नो डिफरेंस। ऑल्टरनेट में क्या बोलते थे? देयर इज अ डिफरेंस। तो वही सेम बात बोली, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक कंडीशन एंड द IQ लेवल। और ऑल्टरनेट क्या बनता है? इकोनॉमिक कंडीशन IQ लेवल को अफेक्ट करती है। अच्छा ठीक है। और सर ठीक जो है ये जी, गुडनेस ऑफ फिट वाला है, इसमें हमेशा यही कंडीशन रहेगी ना कि अगर मतलब डू नॉट रिजेक्ट है तो फिट राइट, इज गुड? बिल्कुल बिल्कुल। सर हम नल और ऑल्टरनेट इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रख कर लेंगे, हाँ बिल्कुल। वही बात मैंने यहाँ लिखी, जो भी दो वेरिएबल हो, H0 इज सिंपल, क्या आसान भाषा में, कि वो चीज उसको अफेक्ट नहीं करती,
ऑल्टरनेट का मतलब वो उसे इफेक्ट करती है। आप लोग जब आगे चल के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 3 पे आते हैं, तो आप लोगों ने पेपर में मेरे से एक टर्म बार बार पूछी, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। मैंने कहा था भाई मेरे को 5 मिनट दो, इतनी सारी जनता एक ही टर्म पूछ रही है, एक छोटा सा वॉइस नोट बना के मैं भेज दूंगा और सुनते रहना उसे। स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट और दूसरा क्या, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, वो उसे अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है, और यहाँ पे क्या होता है, वो उसे इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो दैट इज योर एच नॉट, दैट इज योर ऑल्टरनेट। वो इंसान मेरे को जितनी बार मैसेज करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। अगर उसका मैसेज आएगा इंस्टा पे, स्नैप पे, तो हम खुशी खुशी दौड़े चले जाएंगे। इन्फ्लुएंस करता है, तो ऐसे ही बनता है एच नॉट और एच वन। ऐसे पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो मजा भी आता है करने का। एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन में आया था, इंग्लिश का एक पेपर था, उसमें ये वाला सवाल आया था, क्या बड़ा अच्छा सवाल था, हर कोई बंदा करके आया था, किसी का वो सवाल गलत नहीं हुआ था। कहते क्या बीसीसीआई को जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उनकी वाइफ एंड गर्लफ्रेंड्स को उनके साथ टूर पे भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, डिबेटेबल क्वेश्चन। कहते बताओ। अच्छा सवाल है, बीसीसीआई फंडिंग करती है तो क्या उनके वाइफ एंड गर्लफ्रेंड्स को उनके साथ जाने देना चाहिए। जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ना, जिसको अगर इंग्लिश का थैला भी ना आता हो, वो भी बंदा उस पर अपना ज्ञान चेप देगा। जैसे न्यूज रिपोर्टर वही है, क्रिकेट एनालिस्ट। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं अब, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये किताब इतनी भारी है, कोई नोट कर रहे हैं तो कर सकते हो आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आंसर क्या था उस वाले क्वेश्चन का जो आपने अभी बताया? कौन सा, क्या बताया? यही वाला। ये इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट। नहीं सर, फंडिंग वाला। अरे वो तो लिखना है, वो बोल के बयान नहीं हो सकता, वो शब्दों में बयान करके बताना है। आएगा ऐसा क्वेश्चन फिर दोबारा जरूर आएगा, यूपीएससी में मैं लिख देता हूँ एक, कि भाई ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी डाल दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। यार इससे पूछ लो कोई सवाल है तो, मैं समझा पता नहीं क्या सवाल पूछना है, मैं क्वेश्चन देख रहा था, आप भी मेरे को वहां ले गए। भैया वो तो विराट कोहली है, उसके पास अनुष्का शर्मा है। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है जी, यार बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, चलो कोई नहीं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिखते हैं। लाइक द मूवी, फिल्मों की बात आ गई। दूसरा, डिसलाइक द मूवी, शायद इंक थोड़ी लाइट हो रही है इसकी। तीसरा, इनडिफरेंट। तीसरा इनडिफरेंट। अंडर 20, 20 से 39। क्वेश्चन देखने में आपको टीडीएस लगेगा, बट काम वही करना है। पिक्चर सेम चलेगी, पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। 42, 8, 7, 59, 60 एंड ओवर, 60 एंड ओवर या अबव। और यहाँ पे टोटल, यहाँ भी टोटल। ये कौन है 146, ये कौन है 54, ये कौन है 20, 220, ये कौन है 78, 22, 78, 22, 10, 110, 48, 42, 10, 100, 28, 22, 20, 70, 300, 140,
60 और 500, कितनी मोटी किताब है ये। हाँ हो गया जी। क्या कहते हैं, क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, एक मूवी प्रोड्यूसर है, उसने एक नई मूवी बनाई, उसके रिगार्डिंग उसने एक एडवर्टीजमेंट, जैसे प्रमोशन वगैरह होती है लाइक कपिल शर्मा शो, या कई कई सिटीज में जाना, वहां पे जाके फ्री में एक प्रोमो लगा दिया। ही वांट्स टू डिटरमाइन दैट मूवी विल अपील मोस्ट टू पर्टिकुलर एज ग्रुप or whether it will appeal equally to all age group. The producer take a sample. What inference will you draw from this data? ठीक है जी, क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर दिया। अब आगे का खेल हमें पता है, क्या खेल है, आप एक बार वैल्यूज नोट डाउन कर लो। कौन सी बुक है? एसपी गुप्ता, तभी तो इतनी भारी है, एसपी गुप्ता। मार्केट में ना बनियों का बहुत बड़ा रोल होता है, भाव बहुत ज्यादा है बनियों के। बंसल, गुप्ता, अग्रवाल, गोयल, गर्ग, यहाँ पे है भी दो भाई। अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट में ना आपकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। बंसल, तो जितने भी सीएस होते हैं सारे यही तो होते हैं, अग्रवाल, गोयल, सिंगल, तो ऐसे ही है गुप्ता, स्टैट्स। अब देखो सवाल पे आते हैं, बहुत हो गई बातें फालतू की। डेटा उसने हमें दे दिया, कहता है चेक करके बताना है क्या ये मूवी अपील करेगी लोगों को, मतलब पिक्चर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, टोटल का हमें कुछ नहीं करना, ये ऑब्जर्व वैल्यूज है। आपका काम क्या होगा, एक्सपेक्टेड निकालना। जैसे ऑब्जर्व है यहाँ पे कौन सी, पहले 146, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड कैसे आएगी, वही सेम काम। रो टोटल, कॉलम टोटल, टोटल एलिमेंट कितने 500, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 220 डिवाइडेड बाय 500। भैया खेलते रहना आप लोग, ओ माइनस ई करना, इसका स्क्वायर करना, बाय ई करना, टोटल जो होगा वो का स्क्वायर क्या बनेगा। सीवी कैसे आएगी, डी यू एफ, अल्फा कॉमा डी यू एफ। डी यू एफ क्या होगा, आर माइनस 1 लिखो पहले या सी माइनस 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई पड़ा है। तो कितनी रो है, 3, 3 में से एक गया 2, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 में से एक गया 3, 3 2 6, तो 6 पे चेक कर लो, अल्फा कितना बनेगा, 5% बनेगा। नहीं गिवन होता हमेशा 5%, तो लगा के आप काम कर सकते हो। एंड यस, इसकी हाइपोथेसिस वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बताना। रीजन बीइंग एच नॉट, देखो एच नॉट यहाँ पे क्या बनेगा, एच नॉट का मतलब क्या था, देयर इज नो डिफरेंस। जब हम दो ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ तो 2 से भी ज्यादा आ गए, 4 आ गए, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। बट ये क्वेश्चन किसके कॉन्टेक्स्ट में, मूवी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो प्रोड्यूसर भैया ये देखना चाहते हैं कि एक जब भी प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है उसका एम ये होता है कि हर एक एज ग्रुप को पसंद आए। जैसे अभी ये पिक्चर लगी ना आदि पुरुष, भैया रावण क्या डायलॉग बोल रहा है, कहता है भाई कोई काम धंधा नहीं है क्या, बंदर पकड़ के ले आए। भाई रावण ये डायलॉग बोल रहा है, काम धंधा नहीं है। ये डायलॉग तो यार हमारे होते हैं, काम धंधा नहीं है क्या, ये फालतू में इंस्टा के ऊपर रीले बनाते रहते हो। कहते नहीं है तभी तो ये काम कर रहे हैं। भाई रावण कौन है, वो ये नहीं है एक मुंह यहाँ आ रहा है फिर एक यहाँ आ रहा है। रावण ये तो इन लोगों ने खराब कर रखा है सारा। रावण कौन था, अगर आप कभी रावण के बारे में एक्चुअली जानो, 10 मुंह का मतलब क्या है, वो रामलीला वाले 10 मुंह नहीं होते। 10 मुंह का तात्पर्य ये होता है, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना IQ वाला, इसने मेरे को क्लिक मार गया, मूवी भी आ गई, IQ भी आ गया। 10 मुंह का मतलब ये है 10 दिमाग के IQ लेवल जितना एक दिमाग अगर किसी का है वो है दशानन रावण। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहते हैं IQ बहुत ज्यादा है। अरे भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन के IQ का अगर आप 10x कर दो ना तब भी ना बने एक दशानन रावण के IQ का बराबर। तो ये मतलब है 10 टाइम्स ऑफ IQ लेवल, जिसे हम कहते हैं रेंज में एक, दिस इज अ गुड IQ या हाई IQ लेवल। हाई IQ लेवल का अगर मैं 10x कर दूं वो दशानन रावण का IQ है। ये था दिमाग, ये नहीं था 10 मुंह लगे, एक मुंह यहाँ आ रहा है, VFX डाल दिए इंपोर्ट करके सारे के सारे, सारा बेड़ा गर्क कर दिया पिक्चर बना के। सो अब यहाँ पे एच नॉट क्या बनेगा, एच नॉट बनेगा जो प्रोड्यूसर का एजेंडा है, दैट मूवी विल अपील equally to all age groups
है ना जी, यही बोलते थे हम, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये आपका एच नॉट बनेगा। कहते ऑल्टरनेट क्या बनेगा, भाई ऑल्टरनेट का मतलब होता था इसके अलावा क्या ऑप्शन है, क्या पता इस एज ग्रुप को मूवी पसंद आ जाए, क्या पता इन दोनों को पसंद आ जाए, क्या पता इसको भी आ जाए। ऑल्टरनेट निकालना ना, पहला क्या बना, सबको पसंद आ गई, ऑल्टरनेट में आ सकता है। सिर्फ 3 को आई, क्या पता लास्ट के 3 को आई, क्या पता इन 2 को आई, क्या पता 1 को आई। अबे भैया गुड मॉर्निंग हो जाएगी इसकी नल हाइपोथेसिस के अलावा ऑल्टरनेट बनाने में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, जब भी, ध्यान से सुनना जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की बात है, जब भी आपके पास 2 से ज्यादा होते हैं, चाहे आप कॉलम बोलो या आप ऑप्शंस बोलो, तो आप सिंपल सी बात लिखना ऑल्टरनेट में, नॉट एच नॉट, नॉट एच नॉट। नॉट एच नॉट का मतलब क्या हुआ, इस ऑप्शन को छोड़ के जितने भी ऑप्शन इस डेटा सेट में बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो सारे हम यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हमारा बस यही एम होता है ना, वही सेम बात जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोली थी, भैया बीजेपी विल विन द इलेक्शंस, ऑल्टरनेट क्या बनेगा, क्या पता सी पार्टी जीत जाए, क्या पता अपना ए पार्टी जीत जाए, क्या पता अपना एस पार्टी जीत जाए, बी पार्टी, सी हो गया, डी हो गया, कोई भी जीत सकती है, इतना सारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इसके अलावा कितने सारे ऑप्शन है, तो नॉट एच नॉट। तो सेम बात यहाँ लिखी कि भाई इस ऑप्शन को छोड़ के इसके अलावा जितने भी ऑप्शन बन सकते हैं दैट विल बी योर नॉट एच नॉट, वो सारे यहाँ पे इंकॉर्पोरेट हो गए। अब अगर आपका काय स्क्वायर कैल सीवी से बड़ा होगा तो रिजेक्ट कर देना एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट का मतलब द फिट इज नॉट गुड। और यहाँ पे क्या बोले भैया, मूवी पसंद नहीं आई, मूवी इज नॉट इक्वली अपीलेबल या इज नॉट इक्वली preferable to all the age groups. This will be the last interpretation. अगर आपका ये आता है रिजेक्ट दी एच नॉट, तो तब ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, मूवी इज नॉट इक्वली प्रेफरेबल टू ऑल द एज ग्रुप्स। वो डब्बा बन जाएगा ना, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग निकालना, 4 है तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, यहाँ भी देखो 4 है, यहाँ भी देखो इतने हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 4 4 8 8 8 चौके 12, तो 12 वैल्यूज यहाँ पे लिखते रहना जी और खेलते रहना और आपका काम हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी बताओ जी, कोई डाउट। बस इसी टाइप के सारे क्वेश्चन इसी में लगे हैं। कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे देखो एक ड्रग दे दी, कहते हैं ये ड्रग बताओ मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूजफुल है या नहीं है। सेम काम आपको करना, मैं इसकी ना फोटो खींच के या एक जगह लिख के आपके साथ शेयर कर दूंगा विद आंसर, ताकि आप अपना कैलकुलेशन के साथ साथ चेक भी कर सको। तो खेलते रहना जी, इस किताब का काम मेरा हो गया समाप्त, अब नहीं चाहिए, इतनी भारी है जो हाथ दर्द हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब जो मेरी लास्ट टाइप रहती है उस पे आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मतलब एक बेसिक सा डाउट था, जो हम बोलो, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं उसको हमें एच ए लिखना चाहिए H1? कुछ भी लिखो, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है फिर। दोनों एक्सेप्टेबल है। अब वही है, लिखने का तरीका चेंज है, दोनों एक्सेप्टेबल है, नंबर के पर्सपेक्टिव से बोथ आर एक्सेप्टेबल। नाउ आवर लास्ट टाइप, वो कौन सी है, जो आपका एजेंडा होता है। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स में आप ये 2 टाइपोलॉजी नहीं पढ़ते थे, बट एग्जाम में आ रखी है। ऐसे कितने क्वेश्चन है इस किताब में, मैंने तो खुद बनाया नहीं, इस किताब से क्वेश्चन उठाए सारे के सारे दोनों टाइपोलॉजी के। और ये जो थर्ड टाइप होती है ये आपके सिलेबस का मेन पार्ट बनता है। क्या जी, सी पार्ट, दैट इज सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस टेस्टिंग करना। सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस टेस्टिंग करना मींस सिग्मा स्क्वायर की टेस्टिंग करना। सो एच नॉट क्या बनेगा, एच नॉट बनेगा सिग्मा स्क्वायर की कोई वैल्यू दे देगा आपको। ऑल्टरनेट क्या बनेगा, यहाँ पे कोई भी आ सकता है ऑल्टरनेट, either more than, less than or not equal to, depending upon the question language कि वो क्या बोल रहा है। जनरली क्योंकि ये आपका एसिमेट्रिक टेस्ट है, सो ये वाली बात या तो होल्ड होगी या फिर वो बोलेगा इट्स अ टू टेल टेस्ट, दोनों में से कोई एक बात होल्ड होती है। लेफ्ट टेल जनरली बनते नहीं है,
क्योंकि ये सिमेट्रिक अब पूछना नहीं है। ऑल्दो इसकी सीवी का एक रास्ता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी कैसे बनता है, वो यहाँ पे होल्ड करवा दूंगा अभी। सो फर्स्ट स्टेप इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेटअप कर दिया। दूसरा chi स्क्वायर कैल, हियर द फॉर्मूला चेंजेस, इट इज सैंपल वेरिएंस इनटू DOF अपॉन में पॉपुलेशन वेरिएंस, और DOF इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बनती है, सेम एज वो डाइस वाला n-1, n-1 मल्टीप्लाइड बाय सैंपल वेरिएंस इनटू में सिग्मा स्क्वायर। एंड इस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, कहेगा सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस इतना है या पॉपुलेशन एसडी इतना है। तो होता क्या है, एक और गलती आप लोग जो करते हो, पेपर वाला पॉपुलेशन एसडी देता है मान लो 4, हम इतने भावनाओं में खो जाते हैं इतना आसान क्वेश्चन देख के पेपर में कि ये देखते ही नहीं कि भाई वो 4 एसडी है, हमें क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए। भैया इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी 16, तो 16 आएगा यहाँ पे। ऐसी सेम सैंपल वेरिएंस, वो आपको सैंपल एसजी देगा एस, तो सीधा यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे ना, एस का स्क्वायर इंसर्ट होगा। अगर वो 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू DOF अपॉन दिस। अगेन सेम सीवी आपके पास है ही, chi स्क्वायर सीवी इज chi स्क्वायर अल्फा कॉमा n-1। आप चेक कर लो जी, कंपेयर कर लो, रिजेक्ट आ रहा है या डू नॉट रिजेक्ट आ रहा है वो आप बता सकते हो। हाँ जी, आसान बात, कोई दिक्कत? एंड इसी के साथ मैं इसकी यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला भी लिख दूं छोटा सा। इसका CI का फॉर्मूला बनता है, दैट इज योर DOF मल्टीप्लाइड बाय द सैंपल वेरिएंस अपॉन में इसकी CV की जब बात होगी यहाँ पे, क्योंकि CI का मतलब होता है इट इज अ टू टेल, तो टू टेल में क्या बनेगा, ये chi स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमा n-1, और दूसरा क्या बनेगा DOF इंटू एस स्क्वायर अपॉन chi स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 कॉमा n-1। ये किसका CI है, फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। कहते हैं अगर पॉपुलेशन एसडी का CI पूछेगा तो क्या करें, जो ये आंसर आएगा उसका रूट कर देना। एसडी कैसे आता है, रूट ऑफ वेरिएंस, है ना जी। तो अगर वेरिएंस का पूछता है तो एज इट इज, स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछेगा तो उस पर रूट लगा देना। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो बता दो प्लीज। तो ये आप पढ़ते थे अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पार्ट में, जो टिपिकल आपका इको ऑनर्स में क्वेश्चन बनता है वो इसी के ऊपर बनता था, पहले दो टाइपोलॉजी पे नहीं बनता था। नाउ कमिंग टू द सीवी पार्ट। अब यहाँ पे देखो जी हमारे पास सीवी के क्या क्या ऑप्शन है, और सीवी के ऑप्शन पे मैं बढ़ू, मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूँ जस्ट ओनली फॉर वन कैटेगरी, इसी की एक छोटी सी टाइपोलॉजी है। एक बात का ख्याल रखना, पॉपुलेशन वेरिएंस आपको गिवन होगा ही, सैंपल वेरिएंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या पता एग्जामिनर आपसे थोड़ी सी मेहनत करवा दे। मेहनत किस कॉन्टेक्स्ट में, कहेगा एक्स की वैल्यू दे रहा हूँ, जब भी एक्स की वैल्यू दी होती है मैं इसकी हेल्प से सैंपल वेरिएंस निकाल सकता हूँ। सारे फॉर्मूला इसका जानते हैं क्या, एस होता है अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स वर्ग का होल स्क्वायर अपॉन n-1। भाई आपके पास x है, मान लेते हैं 2 4 6 8, इसका मीन निकाल दो, x माइनस मीन कर दो, x माइनस मीन का होल स्क्वायर कर दो, उसका जो टोटल बनेगा उसको n-1 से डिवाइड कर दो और स्क्वायरिंग कर दो, तो आपके पास s स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द लास्ट थिंग दैट एग्जामिनर कैन प्ले विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। या तो डायरेक्ट दे दे सारी इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट नहीं देगा, दूसरा ऑप्शन क्या, उन दोनों के एसजी देगा। लास्ट ऑप्शन क्या, लास्ट ऑप्शन ये कि सैंपल एसजी वो आपको ऐसे डेटा दे दे डब्बा फॉर्मेट में और बोले इसका आप सैंपल एसजी निकालो, वेरिएंस निकालो, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मारो, मारने के बाद यहाँ पे सीवी क्या लाएगा, फिर सीवी कंपेयर कर सकते हो, देन यू नो द रेस्ट ऑफ द थिंग। आसान जी। कोई दिक्कत परेशानी टिल दिस?
कैन आई प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़ सकता हूँ? एक सीवी का पार्ट समझाना है, देन वी आर डन विद दिस पार्ट। यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा समाप्त। इसके अलावा और कोई टाइपोलॉजी का क्वेश्चन है ही नहीं। कुछ भाई आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पार्ट यही बनता है सवाल। इसके अलावा वो 2 पार्ट इको ऑनर्स पेपर में नहीं बनते, आज तक आए नहीं कभी भी। बट यस, सेमेस्टर लेवल पे नहीं है, दिस डजंट मीन आगे नहीं आ सकते, आगे आ सकते हैं। रीजन बीइंग, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो या आपका आरबीआईडीपीआर एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो, एम एंट्रेंस का पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, पेपर बनता है रैशनलाइज होके। पहले था भैया डी स्कूल का अलग पेपर होता था, तो डी स्कूल जब अलग पेपर बनाता था अपना एंट्रेंस का, वो अपना लेवल भी यहाँ रखता था, बट अब लेवल यहाँ आ गया है। तो जो एक मॉडरेट बंदा है वो भी डीएससी में एंटर कर सकता है। मॉडरेट एज एन, अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा ना हो तब भी पेपर ऐसा बनता है कि बंदा बिना मैथ्स किए आप दिल्ली स्कूल में एंटर कर सकते हो। मैं सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे 4 सेमेस्टर क्या होते हैं वो अलग कहानी है, बट आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री हैज नाउ बिकम इजी टू एनी यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीएससी हो या जेएनयू हो, दोनों में आपकी एंट्री आसान हो गई। और ऐसे क्वेश्चन ईएस लेवल पे बन सकते हैं एंड इट कैन बी अ न्यू क्वेश्चन। पेपर में आज की डेट में नए सवाल ज्यादा आ रहे हैं जो किसी ने सर पैर सुना भी नहीं। इसलिए मेरा एम होता है कि अगर कोई ब्रांच उठाए तो वो सारी ब्रांच हम कवर कर दे कि भाई एग्जामिनर उसमें जहां जाना चाहता है जाए, बिकॉज वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी टाइपोलॉजी। लास्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीवी। अब काय स्क्वायर की जो सीवी है वो या तो 2 टेल बनती है या तो 1 टेल बनती है। सवाल आता है 1 टेल में अगर वो राइट बनेगी तो क्या होगा? दैट विल बी काय स्क्वायर अल्फा कॉमा वी। सवाल आता है लेफ्ट बनेगी तो क्या होगा? दैट इज 1 माइनस अल्फा कॉमा वी। दिस इज द लेफ्ट टेल, दिस इज द राइट टेल। इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अभी देख लेते हैं। और अगर 2 टेल बनती है तो क्या आएगा? सेम काम जो अभी मैंने पीछे लिखा था, काय स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमा वी, और यहाँ आएगा तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 कॉमा वी, लाइक दिस। ये चित्र होता है। ये आपका कौन है? ये वाला पार्ट आर, ओनली आर। जब भी 1 टेल में राइट होगा तो सिर्फ काय स्क्वायर अल्फा कॉमा वी बनेगा, और अगर लेफ्ट होगा तो दैट विल बी ब्लू वाला पोर्शन, ओनली ब्लू वाला पार्ट। दिस इज द लेफ्ट, ओनली दिस, इसके पीछे का शेडेड। फिर ये नहीं आएगा, ब्लैक वाला पोर्शन नहीं आएगा, ओनली ब्लू, ओनली ब्लू। वो गाना भी आया था ना, ब्लू, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लैक। और 2 टेल में सब आ जाओ जी, बोथ रेड ब्लू बोथ, सो बोथ विल मार्क। ये कौन? अल्फा बाय 2 कॉमा वी, ये वाला आर पार्ट। ये कौन? ये पीछे वाला पार्ट, लेफ्ट वाला। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, मान लेते हैं अल्फा 5% बैठा है। अल्फा अगर 5% बैठा है तो अल्फा बाय 2 कितना बैठेगा? 2.5% बैठेगा। सो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? n ले लो आप, 10, 10 माइनस 1 इज 9, तो काय स्क्वायर ऑफ 2.5% डेसिमल में ले आओ, कॉमा 9 पे आप चेक कर लो, ये वैल्यू आ गई। ये कैसे बनेगी? काय स्क्वायर 1 माइनस 2.5% कॉमा 9, दैट कम्स टू बी कितना? जितना भी आएगा 0.975 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉमा 9, ये वाली वैल्यू ये आ गई। तो इसके पीछे का ये होगा। हाँ जी, क्लियर? और अगर आपको वैसे कंपेयर करना है तो काय स्क्वायर कैल का फॉर्मूला क्या था? काय स्क्वायर कैल का फॉर्मूला था आपका n-1 इंटू में a स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। लेट अस सपोज आपका काय स्क्वायर कैल 5 आ रहा है और ये वाली वैल्यू आपकी मान लेते हैं 2 आ रही है, और ये वाली वैल्यू मान लेते हैं आपकी 8 आ रही है। तो काय स्क्वायर कैल कितना है? 5। तो 5 तो बीच में लाई कर रहा है ना? ना तो वो 2 से छोटा है ना तो वो 8 से बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस काय स्क्वायर कैल इज लाइंग in between of these two, hence do not reject h naught, do not reject h naught। और do not reject h naught की इंटरप्रिटेशन क्या होगी? आपकी हाइपोथेसिस क्या थी? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अस सपोज 5 है मेरा, ऑल्टरनेट क्या है? सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5। यही होता है ना सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, ऐसे ही लिखना,
विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आपने बोला डू नॉट रिजेक्ट। डू नॉट रिजेक्ट का मतलब उस डेटा सेट का जो पॉपुलेशन वेरिएंस है दैट विल बी 5, दैट विल बी 5। अगर मैं बोलता मान लो ये chi² कैल 5 की जगह आता मेरा 15, तो क्या बोलूंगा 15 तो यहाँ लाई कर रहा है, हेंस रिजेक्ट द H0। रिजेक्ट में हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, the population variance of the given data set is not equal to 5 because the chi² cal is lying in the shaded portion। अगर मान लो 1 आता तो क्या बोलता, तब भी सेम भाषा चेक था। तो chi² cal निकाल लीजिए। हाँ जी सर टू टेल वाले में राइट और लेफ्ट क्यों है, वहाँ तो सिर्फ अल्फा/2 होना चाहिए था। कहाँ, टू टेल का ये मतलब आपका क्या चार्ट होता में है, ये लेफ्ट वाली वैल्यू भी आएगी और राइट वाली वैल्यू भी आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100% है ना जी, ये पूरा 100%। आपका अल्फा कितना है 5, अब 5 का आधा कितना होगा 2.5, मतलब ये 2.5%, और इसके पीछे का एरिया कितना होगा 2.5, तो 2.5 और 2.5 कितना होता है 5, और हमें तो यहाँ से यहाँ तक का देखना है, इसलिए मैंने उसको 1 में से 2.5% सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इसके पीछे की सारी लाइन मिल जाए, और वो वाला जो पॉइंटर होगा उसके पीछे का सारा रिजेक्शन पोर्शन। ठीक है जी, इंटरवल पार्ट है ना टू टेल, जैसे आप जेड में बनाते थे लाइक दिस, एक ये टी में भी यही बनाते थे, बट आज की डेट में ये सारे पॉजिटिव काम होता है, नेगेटिव काम होता नहीं है। तो 0 से लेके यहीं पे हमें काम बनाना है अपना पूरा। सो ये आपकी लेफ्ट वाली लाइन, ये राइट वाली लाइन, अगर सिंगल होता तो या तो ये और ये, 2 होगा तो दोनों आ जाएंगे। यही काम मैंने इंटरवल के लिए भी लिखा था अभी। सो नाउ आई एम डन विथ माई दिस पार्ट। और किसी को कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर हो गई बात जो आप पूछ रहे थे? यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, एनी डाउट्स टू एनीवन? किसी को कोई दिक्कत टिल दिस? नाउ दिस पार्ट हैज बीन ओवर। अब हमारा चैप्टर 1 में रहते हैं 2 लास्ट पार्ट। एक का नाम है पी वैल्यू, एक का नाम है एरर एंड हाइपोथेसिस, और ये दोनों काम ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। तो पहले हमें वो स्ट्रक्चर समझना होगा, उसके बाद ही हम पी वैल्यू एंड द एरर एंड हाइपोथेसिस, दैट इज द टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पावर ऑफ टेस्ट, ये समझ सकते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट हो गया सबका। नाउ आई एम डूइंग वन थिंग, छोटी सी चीज कर रहा हूँ क्या, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है और वो दोनों सेपरेट टॉपिक है। इस लिंक को या क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, जस्ट विद इन 2 मिनट्स दोबारा जुड़ते हैं और वो नया टॉपिक पढ़ते हैं एक नए लिंक में, क्योंकि ये सेपरेट करनी है चीजें। सो यहाँ पे हमारा chi² खत्म, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सिर्फ chi² पार्ट देखना था, वीडियो देखनी पड़ती है पूरी, कहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। सो आई एम एंडिंग दिस लिंक एंड विद इन 2 मिनट्स दोबारा सेम लिंक रहेगा, सब कुछ सेम, बस ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है।